Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Modern History Lecture और इसमें हमने इमर्जेंस ऑफ गांधी पढ़ा और उसमें मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में गांधी ने कौन कौन से काम किए। महात्मा गांधी ने वहाँ पे इंडियन ओपिनियन पेपर स्टार्ट किया, नेशनल इंडियन कांग्रेस एसोसिएशन बनाया और बहुत सारे जो है एक टेक्निक भी सीखा, सत्याग्रह। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से कि गांधी का जो ये टेक्निक है सत्याग्रह, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। गांधी इवॉल्व्ड द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में रह रहा था तो उस टाइम इन्होंने ये एक टेक्निक जो है सीखी, सत्याग्रह वाली। इन्होंने ये टेक्निक डिस्कवर की खुद ही। ये जो सत्याग्रह है इट वाज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, क्योंकि जो एक सत्याग्रही होगा, गांधी जी का कहना था कि जो एक सत्याग्रही होगा, एक तो वो सच बोलेगा, हमेशा सच्चाई पे रहेगा और कभी वायलेंस नहीं क्रिएट करेगा, नॉन वायलेंट रहेगा। ठीक है, अपनी बात जो है किसी वायलेंस मीन्स से नहीं मनवाएगा, बिल्कुल नॉन वायलेंट वे में बात मनवाएगा। A satyagrahi was not to submit to what he considered as wrong, but was to always remain truthful. तो जो मैंने बोला कि जो एक सत्याग्रही होगा उसको हमेशा क्या है, सच्चाई का साथ देना है और उसको डरना नहीं है, उसको फेयरलेस रहना है और नॉन वायलेंट रहना है। कोई वायलेंस नहीं क्रिएट करनी है, डरना नहीं है, फेयरलेस रहना है और सच का साथ देना है। A satyagrahi works on the principles of withdrawal of cooperation and boycott. ठीक है, तो अब अगर सत्याग्रही को क्या करना है, जो एक सत्याग्रह अपनाएगा उसको अगर नॉन वायलेंट रहना है, उसको वायलेंस नहीं क्रिएट करनी है, फिर वो अपनी बात कैसे मनवाएगा, है ना। उसको क्या करना है, उसको कोई कॉपरेशन नहीं करनी है गवर्नमेंट के साथ, जिसके खिलाफ होगा उसके साथ कोई कॉपरेशन करनी है और बाइकआउट करना है। ठीक है, तो उनके काम नहीं होने देने, बाइकआउट करना है, कोई कॉपरेशन नहीं दिखानी है। जैसे कि मेथड्स ऑफ सत्याग्रह इंक्लूड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर टैक्स नहीं देने हैं, डिक्लाइनिंग ऑनर्स एंड पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, अगर आपको कोई एजाज़ मिले हैं, कोई अवार्ड मिले हैं, उनको वापस रिटर्न करना है। ठीक है, या अगर आप कोई पोजीशन मिली है या किसी कुर्सी पे बैठे हैं वो भी छोड़नी है। तो ये तरीके हैं सत्याग्रही के। उसको सच्चाई का साथ देना है नॉन वायलेंट तरीके से, उसको फेयरलेस रहना है और उसको टैक्सेस पे नहीं करने हैं और अगर उसको कुछ एजाज़ भी मिले हैं उनको वो रिटर्न करने हैं। राइट, शाबाश। A satyagrahi should be ready to accept suffering in his struggle against the wrongdoer. This suffering was to be part of his love for truth. अब जो ये सत्याग्रही होगा, अब वो तो नॉन कॉपरेशन दिखाएगा, ठीक है, बायकॉट भी दिखाएगा। अब जैसे इंडियंस दिखा रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, जब गांधी जी यहाँ आया तो ब्रिटिशर्स ने उनको सप्रेस भी किया, लेकिन वो तो उठाने के लिए तैयार होना है। ठीक है, सफरिंग्स तो बहुत आएंगी उस रास्ते में, लेकिन वो एक सत्याग्रही तैयार रहना चाहिए हमेशा उन सफरिंग्स के लिए, और ये सफरिंग्स वही बर्दाश्त करेगा जो एक ट्रू सत्याग्रही होगा। ठीक है, While carrying out his struggle against the wrongdoer, a true satyagrahi would have no ill feeling for the wrongdoer. Hatred would be alien to his nature. यहाँ पे एक पॉइंट महात्मा गांधी ने बोला कि जो एक सत्याग्रही होगा, एक सत्याग्रह दिखाने वाला, करने वाला, वो कभी भी कोई भी नफरत नहीं लाएगा दिमाग में। किसके लिए? जिसके खिलाफ वो सत्याग्रह कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, गांधी जी बोलता था आप बाइकआउट करो, आप नॉन कॉपरेशन दिखाओ, कोई कॉपरेशन मत दिखाओ उनके साथ, लेकिन सच पे खड़े रहो और फेयरलेस रहो, और लेकिन इनके खिलाफ कोई भी नफरत नहीं लाओ दिमाग में। ठीक है, बात समझ आ गई? क्योंकि ऑप्शंस में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। A true satyagrahi would never bow before the evil whatever the consequences. और एक बात बोली गांधी जी ने कि जो सच्चा एक सत्याग्रही होगा वो कभी भी गलत का साथ नहीं देगा, चाहे उसकी जान भी क्यों न जाए, कुछ भी कॉन्सिक्वेंस हो, लेकिन वो गलत का साथ कभी नहीं देगा। ओनली द ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग कुड प्रैक्टिस सत्याग्रह। उसने बोला, गांधी जी ने बोला कि एक जो बहादुर होगा और जो मजबूत होगा वही सत्याग्रह प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, गांधी इन इंडिया।
अब गांधी जी जब इंडिया आया फिर उन्होंने क्या क्या काम किया, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा गांधी जी जब कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने ये सत्याग्रह वाला टेक्निक भी सीखा था, स्टार्ट किया था। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो मैंने आपको पढ़ाया 1914 तक ये कहाँ पे रहे, साउथ अफ्रीका में रहे, और जनवरी 1915 में ये इंडिया आए, राइट। ड्यूरिंग 1917-1918 गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन 3 स्ट्रगल्स। और जब ये इंडिया आए 1915 में, और फिर 1917 से लेके 1918 तक, 1917 से लेके 1918 तक 3 स्ट्रगल्स में गांधी जी इन्वॉल्व था इंडिया में, और वो 3 स्ट्रगल्स क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। शाबाश। सबसे पहला चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेदा। ये 3 जगह का नाम है। चंपारण बिहार में है, उसके बाद अहमदाबाद गुजरात में, और खेदा भी गुजरात में है। तो ये जो 3 जगह हैं, तो दीज 3 प्लेसेस पे गांधी जी इन्वॉल्व था 1917 टू 1918, ठीक है। बिफोर ही लॉन्च द रोलाट सत्याग्रह, तो सबसे पहले ये चंपारण में उसने मूवमेंट स्टार्ट किया, अहमदाबाद में और खेदा में इन्वॉल्व था वो। उसके बाद उसने रोलाट लॉ के खिलाफ रोलाट सत्याग्रह लॉन्च किया उसे, लेकिन पहले इसने 3 जगह पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई। सबसे पहले हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह क्या था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट किया गया। ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया का था। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में स्टार्ट हुआ। अभी चंपारण सत्याग्रह इशू क्या था चंपारण का? द यूरोपियन प्लांटर्स हैड बीन फोर्सिंग पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड। ये जो यूरोप के प्लांटर्स थे ना, बड़े बड़े प्लांटर्स, वो यहाँ के पीजेंट्स को ज़बरदस्ती कर रही थी। किस चीज़ की ज़बरदस्ती? वो उनको बोल रही थी कि आप इंडिगो ग्रो करो। इंडिगो एक कलर होता है, नेचुरल प्लांट बेस्ड कलर होता है। आप इंडिगो ग्रो करो, 3 कथा या सिस्टम उसको बोलते हैं। अगर 20 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स जो फर्टाइल पार्ट्स आपको होंगे उस पर इंडिगो ग्रो करो, 3 आउट ऑफ 20 पार्ट, इसलिए हम उसको 3 कथा या सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन प्लांटर्स बहुत फोर्स करते थे इंडियन पीजेंट्स को, जबकि इंडियन पीजेंट्स इस लैंड पे कुछ अच्छे क्रॉप्स भी उगा सकता था जिनकी उसको कीमत भी ज़्यादा आती और वो खुद के लिए भी ज़रूरत लगता, लेकिन वो उनको कंपेल करते थे फोर्सफुली, ठीक है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते थे? 3 कथाइया सिस्टम, क्योंकि 3 आउट ऑफ 20 पार्ट्स। द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द यूरोपियंस। और फिर जो ये इंडिगो निकलता था ना, तो इनको फोर्स किया जाता था कि ये आप बेचो किन प्राइसेस पे, जो इनने पहले ही फिक्स की हुई। ये पहले ही कम दाम फिक्स करते थे, मार्केट रेट से बहुत ही ज़्यादा कम, और उसी पे बेचने के लिए इनको मजबूर करते थे। किनको? पीजेंट्स को। व्हेन गांधी ज्वाइंड नाउ बाई राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी। अब चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी वहाँ गए, उनको किस किस ने ज्वाइन किया, ये क्वेश्चन आ जाता है। उनको ज्वाइन किया राजेंद्र प्रसाद ने, मजहरुल हक ने, महादेव देसाई ने, नरहरि पारिक ने और जेबी कृपलानी ने। Reached Champaran to probe into the matter, the authorities ordered him to leave the area at once. अब जब गांधी जी इन सब लोगों के साथ चंपारण पहुंचा, चंपारण बिहार में एक जगह थी, तो जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ की, ब्रिटिश अथॉरिटीज़, उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप क्या करो, आप ये जगह अभी के अभी छोड़ दो। This passive resistance or civil disobedience of an unjust order was a novel method at that time. The government appointed a committee to go into the matter and nominated Gandhi as a member. अब देखो क्या हुआ, जब उन्होंने ऑर्डर किया गांधी जी को आप यहाँ से अभी के अभी ये जगह छोड़ के चले जाओ, लेकिन गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार किया। उन्होंने बोला मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार अब ये अगर इसको अरेस्ट करेंगे फजूल में लीडर बन जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसने कैटेगोरिकल बोला कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? एक कमेटी तैनात करनी पड़ी जिसमें गांधी जी भी एक मेंबर बनाया गया, ठीक है। गांधी जी को भी एक मेंबर बनाया गया। Gandhi was able to convince the authorities that Tinkhata system should be abolished and that the peasants should be compensated for the illegal dues extracted from them. और गांधी जी ने कन्विंस किया उस कमेटी को कि जो ये तिनखताया सिस्टम है उसको बंद करना चाहिए, और जो इन प्लांटर्स ने इनसे जो है एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, इन्होंने माल दिया है, इनसे पैसे नहीं दिए हैं, वो भी इनको मिलने चाहिए, ठीक है। As a compromise with the planters, he agreed only 25% of the money taken should be compensated. तो
फिर एक कंप्रोमाइज़ किया गांधी जी ने प्लांटर्स के साथ, बोला कि पूरा पैसा भी नहीं, अगर 25% ही मनी वो दे देंगे तो वो भी काफ़ी है। और ये जो तिनकथाई सिस्टम है, ये इंडिगो कल्टिवेशन जो है, इसको फोर्सफुली बैन करना चाहिए, एबॉलिश करना चाहिए। कोई भी प्लांटर जो है वो पीजेंट को फोर्स नहीं कर पाना चाहिए ये इंडिगो ग्रो करने के लिए। तो ये सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ, 1917 में हुआ। और जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस माना जाता है, यहाँ पे याद रख लेना, ये पॉइंट्स एग्जाम में आ जाते हैं। जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस माना जाता है यहाँ पे, और जो ये चंपारण सत्याग्रह है, गांधी जी सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व हुए। वहाँ से आके जनवरी 1915 में वो साउथ अफ्रीका से वापस आए, फिर सबसे पहले वो इन्वॉल्व हुए चंपारण सत्याग्रह, जिसको हम तिनकथाई सिस्टम भी बोलते हैं, उसमें। ठीक है, तो उस जो एक राहत मिला वहाँ पे प्लांटर्स, ये पीजेंट्स को, तो उसकी वजह से महात्मा गांधी जो है हीरो बनते गए। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर उसके बाद हुआ 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये पहला हंगर स्ट्राइक था गांधी जी का इंडिया में, पहला फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। देखो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ, 1918, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर ये क्या था, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था, राइट, ओके। In March 1918, Gandhi intervened in a dispute between cotton mill owners of Ahmedabad and the workers over the issue of discontinuation of the plague bonus. Basically, plague हुआ था, एक बीमारी हुई थी, कोविड की तरह फैल गई थी, तो उस टाइम पे कुछ प्लेग बोनस मिलता था उन वर्कर्स को। लेकिन फिर जब वो प्लेग ख़त्म हो गया तो जो ओनर्स थे उन्होंने बोला कि अब ये प्लेग बोनस जो इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे ये हम डिसकंटिन्यू करेंगे। तो उस डिसकंटिन्यू करने पे जो वर्कर्स हैं वो बहुत नाराज़ हो गए थे, और एक इशू चल रहा था, जो कॉटन मिल के ओनर थे अहमदाबाद के और वर्कर जो थे, इसी क्योंकि कॉटन मिल ओनर्स बोलते थे कि ये प्लेग बोनस जो है बंद करेंगे, लेकिन वर्कर्स बोल रहे थे नहीं बंद करो। तो ये किस्सा कब हुआ, मार्च 1918 की बात है। तो गांधी जी ने इंटरवीन किया, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट एक और आप चंपारण सत्याग्रह में याद रखना कि जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे एक लोकल पीजेंट था राजकुमार शुक्ला, उसने ही बुलाया था गांधी को वहाँ इंटरवीन करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी इसमें इंटरवीन कर गए। वर्कर्स ऑफ द मिल टर्न टू अनसुया सराबाई फॉर हेल्प इन फाइटिंग फॉर जस्टिस। बेसिकली जो वर्कर्स थे ना, कॉटन मिल वर्कर्स, वो पहले गए थे अनसुया सराबाई। अनसुया सराबाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बहन भी थी और सोशल वर्कर भी थी, इसलिए वो इसके पास गए थे, अनसुया सराबाई के पास। अनसुया सराबाई वॉज अ सोशल वर्कर हु वॉज ऑल्सो द सिस्टर ऑफ Ambalal Sarabai, one of the mill owners and the president of the Ahmedabad Mill Owners Association। ये जो अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन थी, ये 1891 में बनाई गई थी, फाउंड की गई थी टू डेवलप द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए अहमदाबाद जो है मिल ओनर्स एसोसिएशन बनाया गया था 1891 में। तो वो प्रेसिडेंट जो इसका था एक अम्बालाल सराबाई, उसी की बहन थी ये अनसुया सराबाई। ये एक सोशल वर्कर भी थी और इसकी बहन भी थी। गांधी आस्क्ड द वर्कर्स टू गो ऑन अ स्ट्राइक एंड डिमांड 35% इंक्रीज इन वेजेस इंस्टेड ऑफ 50%। तो गांधी जी ने बोला वर्कर्स को आप स्ट्राइक पे चले जाओ और इंस्टेड ऑफ 50% ऑफ 35% डिमांड करो, और इनको फिर मिल भी गया ये। तो गांधी जी धीरे धीरे हीरो बनते गए और पहला हंगर, और उसने खुद पहले हंगर पे बैठे, हंगर स्ट्राइक पे, सो दैट कि वर्कर्स इंस्पायर हो जाए, वो ये काज ना छोड़े, वो लड़े अपने हक के लिए। क्योंकि इन्होंने वर्कर्स ने बोला इसलिए ये प्लेग बोनस बंद नहीं करो, बोला कि विद टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो अगर आप ये बोनस बंद करोगे तो हम एफर्ड नहीं कर पाएंगे अपने डे टू डे जो है नीड के लिए। उसके बाद खेदा सत्याग्रह हुआ। खेदा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में ही ये भी हुआ। दिस वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ ड्रॉट इन 1918 द कॉर्पस फेल्ड इन खेदा सत्याग्रह ऑफ गुजरात, ठीक है। जो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट था खेदा, उसमें 1918 में क्या हुआ, ड्रॉट हुआ, बारिशें कम हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, सूखा पड़ गया, ठीक है। तो क्रॉप्स फेल्ड, तो
क्रॉप जो हो गए वो फेल हो गए, जो कल्टीवेशन थी टोटल वो फेल हो गई। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड, अब ऑलरेडी एक रेवेन्यू कोड बनाया गया था कि अगर यील्ड लेस देन 1/4 होगा नॉर्मल प्रोड्यूस से, फार्मर्स एंटाइटल टू रिमिशन। मतलब रेवेन्यू कोड हमें ये बताता था, जो उस टाइम का रेवेन्यू कोड था वो बताता था कि अगर नॉर्मल प्रोड्यूस कोई क्वांटिटी है, अगर जो हमारा फिर जो यील्ड होगा लास्ट में आउटपुट होगा अगर वो 1/4 से भी कम है नॉर्मल प्रोड्यूस के, तो फिर जो फार्मर्स होंगे उनको कोई रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो लेकिन ये इनको नहीं मान रही थी, ये ड्रॉट के होने के बावजूद भी इनको क्या मांग रहे थे, हमें पे करो टैक्सेस। गांधी asked farmers not to pay taxes. Patel along with his colleague organized the tax revolt which the different ethnic and caste communities of खेता supported। यहाँ पे आपको याद रखना है सरदार पटेल ने बहुत ज़्यादा काम किया इस खेता सत्याग्रह में। तो पटेल ने क्या किया, इसने भी बहुत काम किया और गांधी जी ने बोला इन फार्मर्स को आप टैक्सेस नहीं दोगे, और लेकिन खेता की जितनी भी कम्युनिटीज, जितनी भी एथनिक ग्रुप्स थे उन्होंने सपोर्ट किया। गेन्स फ्रॉम चंपारण, अहमदाबाद एंड खेता। अब इन तीनों से क्या क्या फ़ायदे मिले। गांधी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द पीपल द एफिकेसी ऑफ हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने लोगों को सिखाया इन 3 जगहों पे कि सत्याग्रह का कितना फ़ायदा होता है। एक तो वायलेंस भी क्रिएट नहीं होती है, सच के साथ इंसान अपनी बात रखता है और इंसान फेयरलेस रहता है। ही फाउंड हिज फीट अमंग द मासेस एंड कैम टू हैव अ श्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मासेस। उसने अपने जो है कदम मासेस में रखे, उसने लोगों के साथ ये 3 जगह पे रह के ये एक चीज़ श्योरिटी हासिल की कि गांधी जी को पूरा लगा कि जो लोग हैं यहाँ पे इनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या क्या वीकनेसेस है। ही एक्वायर्ड रेस्पेक्ट एंड कमिटमेंट ऑफ मनी। उसको जो है बहुत इज्जत मिली यहाँ पे, क्योंकि उसने लोगों को दिखाया कि वायलेंस क्रिएट करने के बगैर हम गवर्नमेंट को कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं, और उसने सिखाया लोगों को कि आप खुद अपनी बात कैसे रेज कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहले हमने पढ़ा गांधी जी का जो टाइम था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद हमने देखा जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया आया, उसके बाद हमने चंपारण सत्याग्रह 1917 का देखा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 और खेता सत्याग्रह 1918 देखा। ठीक है, इसके बाद रौलाट एक्ट, सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके बाद 3 चीज़ें हुई। एक तो रौलाट एक्ट लाया गया जिसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद उस रौलाट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया, और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। वो क्या था वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रौलाट एक्ट। रौलाट एक्ट क्या था। 2 bills were introduced in the Imperial Legislative Council। Imperial Legislative Council जैसे पार्लियामेंट आज का है, ठीक है, उसमें 2 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। वन ऑफ देम वाज ड्रॉप्ड, एक बिल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, पब्लिक अपोजिशन पे। बट द अदर एन एक्सटेंशन टू द डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 वाज पास्ड इन मार्च 1919। लेकिन जो 2 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंपीरियल काउंसिल में, लेकिन उनमें से एक बिल को ड्रॉप किया गया। लेकिन जो दूसरी बिल थी ना, जो दूसरी बिल क्या थी आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था कोमागाटो मारो इंसिडेंट के बाद, जब गदर पार्टी ने बोला था हम डिफरेंट म्यूटनीज करेंगे, हम आर्मेड रिवोल्ट करेंगे, तो एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था 1915 वाला। तो इसी का एक एक्सटेंशन बनाया गया था, एक एक्सटेंशन इसी का एक्ट बनाया गया था, इससे भी खतरनाक एक्ट रौलाट एक्ट का, मार्च 1919 में। ठीक है, It was what was officially called the Anarchical and Revolutionary Crimes Act, but popularly known as Rowlatt Act। इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में Anarchical and Revolutionary Crimes Act भी बोलते हैं, लेकिन पॉपुलरली इसको Rowlatt Act भी बोलते थे। इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द रौलाट कमीशन हेडेड बाय ब्रिटिश जज सर सिडनी रौलाट। बेसिकली जो एक कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। उस कमीशन का जो चेयरमैन था उसका नाम था सर सिडनी रौलाट, इसलिए इसको रौलाट एक्ट भी बोलते हैं। टू इन्वेस्टिगेट द सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडियन पीपल। इनको लगता था कि जो भी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, कोई गद्दार का नाम देते थे उनको, गद्दारी का काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, तो सर सिडनी रौलाट इस कमीशन का चेयरमैन था, एक ब्रिटिश जज था। इसी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, इसी किसके लिए, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के लिए। इसको पॉपुलरली रौलाट एक्ट भी बोलते हैं। अब ये रौलाट एक्ट ने क्या बोला था, द एक्ट अलाउड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स टू बी ट्राइड विदाउट जूरीज एंड इवन इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल। इट अलाउड अरेस्ट्स ऑफ इंडियंस विदाउट वारंट ऑन द मियर सस्पेक्शन ऑफ ट्रेजन। इस एक्ट ने बहुत ज़्यादा पावर दिया पुलिस को। इसे क्या पावर पुलिस को दिया, बोला कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं इंडिया के,
उनको आप विदाउट ट्रायल मतलब मजिस्ट्रेट के सामने लाने के बगैर भी आप ऐसे ही इसको उनको अरेस्ट कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है ट्रायल की, कोई ज़रूरत नहीं मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने लाने की। और उसके साथ साथ इसने बोला कि अगर आपको ज़रा सा भी शक है किसी पे ट्रेजन का, गद्दारी का, उनको आप अंदर कर सकते हो। The law of habeas corpus, the basis of civil liberty, was sought to be suspended। और आपने पॉलिटी में पढ़ी होगी एक रिट हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का मतलब होता है अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो विदिन 24 आवर्स आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है। आप उसको ऐसे ही अरेस्ट नहीं करके रखोगे अंदर, जब तक ना आपको जज फिर फर्दर अरेस्ट के लिए बोलेगा तब आप उसको बंद रख सकते हो। तो इस हेबस कॉर्पस जो एक लिबर्टी की एक होप थी उसको भी सस्पेंड किया था। The object of the government was to replace the repressive provisions of the Wartime Defense Act by a permanent law। Basically उस टाइम 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, तो और यहाँ से कोमागाटोमारो इंसिडेंट भी हुआ था, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था, वो वार टाइम एक एक्ट आया था। लेकिन गवर्नमेंट का ये प्लान था कि एक परमानेंट लॉ लाते उसके लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए, गद्दारी के लिए, थोड़ा सा मेयर सस्पेक्शन होगा किसी के लिए, मतलब कि इंडियंस कोई आवाज़ ना उठाए, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको एनार्किकल ये एक्ट बोलते हैं और इसका नाम था रोलाट एक्ट, ठीक है। अब लेकिन इंडियंस ने बोला कि एक ब्लैक एक्ट है, क्योंकि आप कैसे शक के बिना पे आप किसी को अंदर कर सकते हो, विदाउट ट्रायल आप किसी को इम्प्रिजन कर सकते हो 2 साल के लिए, ठीक है। दूसरा क्या था, सत्याग्रह अगेंस्ट रोलाट एक्ट, फर्स्ट मास स्ट्राइक। अब गांधी जी भी इस टाइम सीन पे है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ये स्टोरी की तरह आपको याद रखना है। तो पहली मास स्ट्राइक हुई, मतलब लोगों ने जो खुद स्ट्राइक की, क्योंकि गांधी जी ने देखा कि लोगों में बहुत पावर है। तो सत्याग्रह इसके खिलाफ, किसके खिलाफ, क्योंकि सत्याग्रह नया नया ही कॉन्सेप्ट आया था तब यहाँ पे गांधी जी ने लाया था, और रोलाट एक्ट के खिलाफ, क्योंकि गांधी जी ने भी बोला ये बहुत जालिम एक्ट है। गांधी कॉल्ड रोलाट एक्ट द ब्लैक एक्ट। तो गांधी जी ने रोलाट एक्ट को क्या बोला, ब्लैक एक्ट बोला। देयर वॉज अ रेडिकल चेंज इन द सिचुएशन बाय नाउ, क्योंकि अभी तो बिल्कुल चेंज सिचुएशन में, क्योंकि गांधी जी एक नए लीडर बन गए थे, यहाँ पे आए थे। द मासेस हैड फाउंड अ डायरेक्शन, क्योंकि लोगों को अब डायरेक्शन मिल गई थी, क्योंकि गांधी जी उनको लीड कर रहे थे। नाउ दे कुड एक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग वर्बल एक्सप्रेशंस टू देयर ग्रीवेंसेस। अब वो कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनको आगे रास्ता दिखाने वाला था ना, तो अपनी जो जितनी भी शिकायतें थी, जितनी भी ग्रीवेंसेस थी, उन पे वो कुछ कर सकते थे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पीजेंट्स, आर्टिजन्स, अर्बन पुअर वेयर टू प्ले एन इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रगल। तो यहाँ से आगे फिर पीजेंट्स ने, आर्टिजन्स ने, या जो गरीब थे, शहर के गरीब लोग थे, उन सब ने इंपॉर्टेंट पार्ट लिया स्ट्रगल में। ओरिएंटेशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट टर्न टू द मासेस परमानेंटली, ठीक है। और अब परमानेंटली क्या हुआ कि लोगों को लगा कि हमें अब लोगों को इजाज़त मिल गई कि आप खुद मास स्ट्राइक कर सकते हो, क्योंकि गांधी जी का बहुत फेथ था लोगों पे। सत्याग्रह वॉज टू बी लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 6, 1919। 6 अप्रैल 1919 को एक मास स्ट्राइक रखी गई थी और उस सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। बिफोर इट कुड बी लॉन्च्ड देयर वर लार्ज स्केल वायलेंट एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशंस। अब इसको लॉन्च करने से पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, लेकिन वायलेंट वाली, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ा है पहले क्या हुआ, चंपारण, उसके बाद पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद खेता सत्याग्रह, उसके बाद क्या हुआ, रोलाट एक्ट आया, राइट। तो उसके खिलाफ क्या सत्याग्रह स्टार्ट किया गांधी जी ने। उसके बाद आपको पढ़ना है जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ, याद रख लेना। इट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919। On 9 April, 2 nationalist leaders, Saifuddin Kishlu and Satyapal Malik, were arrested by the British। 9 अप्रैल को क्या हुआ, 2 नेशनलिस्ट लीडर्स सैफुद्दीन किशलू और सत्यपाल मलिक को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया विदाउट एनी प्रोवोकेशन एक्सेप्ट दैट दे हैड एड्रेस्ड प्रोटेस्ट मीटिंग्स एंड टेकन टू सम अननोन डेस्टिनेशन। इन्होंने क्या किया था, जो प्रोटेस्ट मीटिंग्स हो रही थी ना रोलाट एक्ट के खिलाफ, तो सत्यपाल किशलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किशलू ने क्या किया था, इन मीटिंग्स को डेमोन्स्ट्रेट किया था, एड्रेस किया था इन मीटिंग्स को, ठीक है। अब 9 अप्रैल क्या हो, 6 अप्रैल तो फर्स्ट मास स्ट्रगल था, मास स्ट्राइक था। 9 अप्रैल को इन 2 लीडर्स को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया और इनको किसी अननोन डेस्टिनेशन पे ले लिए गए। This caused resentment among the Indian protesters who came out in thousands on April 10 to show their support solidarity with their leaders। अब 9 अप्रैल को इनको किसी अननोन डेस्टिनेशन पे ले गए और 10 अप्रैल इनके सब सपोर्टर्स आ गए 10 अप्रैल और उनने प्रोटेस्ट किया इनकी जो है अरेस्ट पे।
Soon the protesters turned violent because the police resorted to fighting in which some of the protesters were killed. अब ये protester जो है violence का shape लिया इसने और पुलिस ने क्या किया, फायरिंग की और उसमें बहुत सारे लोग मर गए, right? By then the city had turned to calm and the protesters that were being held were peaceful. तो फिर क्या हुआ, जब पुलिस ने फायरिंग की तो लोगों में खौफ आ गया, तो अब इन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. Dyer, however, issued a proclamation on April 13, which was a Baisakhi, forbidding people from leaving the city without a pass and from organizing demonstrations or processions or assembling in groups of more than 3. अब 13 अप्रैल को क्या हुआ, अब तो ये सिचुएशन शांत हो गई थी, लेकिन 13 अप्रैल को क्या हुआ, 13 अप्रैल बैसाखी था, एक फेस्टिवल था, हार्वेस्ट फेस्टिवल. 13 अप्रैल को जो डायर एक ऑफिसर था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि लोगों को उन्हें ये अनाउंस किया कि पासेस के बगैर सिटी से आप नहीं ट्रैवल कर सकते हो और कोई डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेशन या असेंबली नहीं कर सकते हो, कोई ग्रुप्स में नहीं बैठ सकते हो, 3 से ज़्यादा आप ग्रुप नहीं बना सकते हो. 13 अप्रैल को ही इसने अनाउंस किया था. On Baisakhi Day, large crowd of people, mostly from neighboring villages, unaware of the prohibitory orders in the city, gathered in Jallianwala Bagh. अब इस जलियांवाला बाग एक बड़ी पार्क थी, बड़ा बाग था, इसके इर्द गिर्द जो गांव के लोग थे उनको पता, उस टाइम इतना मास कम्युनिकेशन नहीं था ना फास्ट जितना आज है, उनको पता नहीं चला इस प्रोहिबिटरी ऑर्डर का जो डायर ने निकाला था. वो गए बैसाखी मनाने के लिए इस बाग में, अ पॉपुलर प्लेस फॉर पब्लिक इवेंट्स, क्योंकि यही जगह बहुत मशहूर थी जहाँ पे पब्लिक इवेंट्स होती थी, टू सेलिब्रेट बैसाखी फेस्टिवल. The troops surrounded the gathering under orders from General Dyer and blocked the only exit point and opened fire on the unarmed crowd. अब जनरल डायर ने ऑर्डर दिया इन ट्रूप्स को, उस बाग का सिर्फ एक ही गेट था, उस गेट को बंद किया और जनरल डायर ने ऑर्डर दिया कि फायरिंग के लिए, किस पे, अनआर्मड क्राउड पे. उसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें थी जो कि बैसाखी फेस्टिवल मेला मनाने आए थे, तो उन पे उस अनआर्मड क्राउड पे उन्होंने फायरिंग की. और according to official British Indian sources, 379 were identified dead and approximately 1100 were wounded. अगर हम ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल सोर्सेज की बात करेंगे, वो उन्होंने बोला कि 379 पीपल वर killed there, they were dead and 1100 were wounded. तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ. तो जनरल डायर ने क्या किया, ये ऑर्डर दिया और उसका एक ही एग्जिट पॉइंट था, एक ही गेट था, उसको भी बंद किया और अनआर्मड क्राउड पे क्या फायरिंग की. इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द अदर हैंड एस्टिमेटेड मोर देन 1500 were injured एंड अप्रॉक्सीमेटली 1000 were killed. लेकिन कांग्रेस ने बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तकरीबन 1000 लोग मर गए थे और 1500 लोग तकरीबन जख्मी हो गई थी. बट इज प्रिसाइज नोन दैट 650 बुलेट्स वर फायर्ड इन द क्राउड. लेकिन ये इतना तो पता चल गया था कि 1650 बुलेट्स जो है उस क्राउड पे चलाए गए थे. गांधी गेव अप द टाइटल ऑफ केसरी हिंद बेस्टोड बाय द ब्रिटिश फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग द बोर वार. बोर वार के दौरान उसने, गांधी ने जिन्हें बहुत काम किया था, तो ब्रिटिशर्स ने उसको एक टाइटल दिया था, केसरी हिंद वाला टाइटल. तो उसने ये टाइटल वापस किया. क्यों? क्योंकि इसने देखा जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ, इतने इनोसेंट पीपल्स की जानें चली गई, तो इसने अपना टाइटल वापस कर दिया. राइट? तो यहाँ तक हमने पढ़ा. तो अब आपको समझ आया कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है. Gandhi was overwhelmed by the atmosphere of total violence and withdrew the movement on April 18, 1919. अब गांधी जी को ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि पहले इतना वायलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो इसने क्या किया, इसने जो मास स्ट्राइक स्टार्ट की थी ना, रोलाट सत्याग्रह स्टार्ट किया था, 18 अप्रैल 1919 को इसने वो विड्रॉ किया. इसने बोला कि मैं वायलेंस के साथ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा. तो 18 अप्रैल 1919 इसने विड्रॉ किया ये अपना मूवमेंट. According to historian APJ Taylor, the Jallianwala Bagh massacre was a decisive moment when Indians were alienated from the British rule. तो historians भी बोलते हैं कि ये एक ऐसा मोमेंट था जलियांवाला बाग मैसेकर जिसकी वजह से हर एक जो हिंदुस्तानी था उनके दिल में नफरत पैदा हो गई और ये दूर हो गए ब्रिटिशर से, क्योंकि अब इनोसेंट लाइव्स ली उन्होंने, औरतें बचे थे उसमें. फिर बोला जाता है कि जब वो बाग ही नहीं पाए, कुछ ने छलांग मारी उस वेल, वहाँ पे एक वेल था उसमें छलांग मारी. ठीक. द हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी. अब ये हंटर कमेटी क्या था? ऑन 14 अक्टूबर 1919, 14 अक्टूबर 1919 को क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ द डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी. गवर्नमेंट ने एक डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बनाई विच केम टू बी मोर वाइडली एंड वेरियसली नोन एज हंटर कमेटी और हंटर कमीशन, क्योंकि इसका
चेयरमैन जो था वो हंटर उसका नाम था, तो इसलिए इसको डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी को हंटर्स कमेटी भी बोलते हैं। द पर्पज ऑफ द कमीशन वाज टू इन्वेस्टिगेट द रीसेंट डिस्टर्बेंसेज इन मुंबई, दिल्ली एंड पंजाब अबाउट देयर कॉजेज एंड द मेजर्स टेकन टू कोप विद देम। तो ये जो हंटर कमीशन बनाया गया था, इनको बोला गया था यही जो जलियांवाला बाग हुआ था ना अमृतसर में, पंजाब में दिल्ली और मुंबई में जो भी कुछ हुआ 1919 में, उसके कॉजेज हमें बता और क्या मेजर्स हम उठाएंगे उनको कोप करने के लिए। There were 3 Indian members among the members, namely उस हंटर कमीशन में 3 इंडियन भी थे, सर चमनलाल हरीलाल सिटेलवर्ड, वाइस चांसलर ऑफ बम्बई यूनिवर्सिटी एंड एडवोकेट ऑफ बम्बई हाई कोर्ट, पंडित जगत नारायण, लॉयर एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, एंड सरदार शहबजादा सुल्तान अहमद खान, लॉयर फ्रॉम ग्वालियर स्टेट। ये 3 मेंबर्स इंडियन मेंबर्स भी थे उस हंटर कमेटी में। डायर इज रिपोर्टेड टू हैव एक्सप्लेन्ड हिज सेंस ऑफ ऑनर बाय सेइंग, आई थिंक it quite possible that I could have dispersed the crowd without fighting, but they would have come back again। देखो डायर ने क्या बोला वहाँ पे अपने बचाव में, उसने बोला कि मैं उन क्राउड को ऐसे भी छोड़ सकता था विदाउट फायरिंग, लेकिन वो क्राउड को मैं अगर छोड़ देता वो आके मुझ पे हंसते, जब मैं नेक्स्ट टाइम ऑर्डर निकालता वो नहीं मानते। अब ये डायर ने खुद को बचाने के लिए बोला। द गवर्नमेंट हैड पास्ड एन इंडेमनिटी एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ऑफिसर्स, लेकिन गवर्नमेंट ने जल्दी एक इंडेमनिटी एक्ट उनने ऑलरेडी पास किया था अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए। द वाइट वॉशिंग बिल एज द इंडेमनिटी एक्ट वाज कॉल्ड वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय द मोतीलाल नेहरू एंड अदर्स। जो इन्होंने एक इंडेमनिटी एक्ट लाया था कि अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए, अगर वो कोई गलत काम भी करने के लिए, तो इसको वाइट वॉशिंग बिल भी बोला था मोतीलाल नेहरू और अदर्स ने, और उन्होंने कंडम किया इसको। इन द हाउस ऑफ कॉमन्स चर्चिल कंडम्ड व्हाट हैड हैपेंड एट अमृतसर। तो चर्चिल जो था वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसने भी इसको कंडम किया जो अमृतसर में हुआ। ही कॉल्ड इज मोनेस्ट्रस, ठीक है, उसने भी इसको कंडम किया। अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एशक्यूथ कॉल्ड इट वन ऑफ द वर्स्ट आउटरेज इन द होल ऑफ आवर हिस्ट्री। तो कुछ ब्रिटिशर्स ने भी इसको बहुत ज़्यादा कंडम किया। द ऑनरिंग ऑफ डायर बाय द प्रीस्ट्स ऑफ द सर श्री दरबार साहिब अमृतसर वॉज वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द डिमांड। लेकिन कुछ अमृतसर में क्या हुआ, कुछ उसमें वहाँ पे कुछ सिख लोग, उनको कुछ अपना फ़ायदा था, तो उन्होंने श्री दरबार साहिब अमृतसर में उन्होंने उसको ऑनर दिया डायर को, जिसने इनको मरवाया था। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था। कांग्रेस का व्यू क्या था? द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड इट्स ओवन नॉन ऑफिशियल कमेटी एंड पुट फॉरवर्ड इट्स ओवन व्यू। तो कांग्रेस ने अपनी नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाई और अपना एक व्यू दिया इसके बारे में कि जनरल डायर ने जानबूझकर उनको मारा। इवन डायर ने बोला भी अगर मैं उनको छोड़ देता वो आके मुझ पे हंसते दूसरी बार, जब मैं दूसरी बार भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकालता। ठीक है, तो आज हमने देखा कि रोल आउट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, वो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स क्यों थे, उन पे फायरिंग क्यों की गई थी, सैफुद्दीन किशोर सत्यपाल मलिक कौन था, और जो है गांधी ने केसरी हिंद टाइटल अपना वापस कर दिया, ठीक, और रोल आउट एक्ट को गांधी ने ब्लैक एक्ट बोला था, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट इसमें थी। इस पूरे चैप्टर के, इस लेक्चर के साथ ये पूरा चैप्टर इमरजेंस ऑफ गांधी वाला कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और इतना अगर आपको याद रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। हम MCQs भी करेंगे साथ साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है। शैल आई कंटिन्यू इट? ठीक है, तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।